प्रिय छात्रों, मैं डॉक्टर देवेंद्र पांडे, प्रवक्ता एचआरडी इंटर कॉलेज बिस्वा सीतापुर, आप सभी का रसायन विज्ञान की इस कक्षा में स्वागत करता हूं। पिछले टर्म पे हम लोगों ने वर्ग 16 ऑक्सीजन परिवार को प्रारंभ किया था। उसमें इसके जनरल इंट्रोडक्शन को देखा था, ऑक्सीजन का असामान्य व्यवहार पढ़ा था। उसके आगे आज हम ऑक्सीजन के निर्माण से प्रारंभ करते हैं। ऑक्सीजन या डाई ऑक्सीजन और सूत्र इसका O2 है। हम सभी जानते हैं ऑक्सीजन प्राणवायु के रूप में जानी जाती है। इस धरा पर वनस्पतियाँ, जंतु सभी सांस लेते हैं, श्वसन करते हैं। उसके लिए ऑक्सीजन का होना बहुत अनिवार्य है, आवश्यक है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन का दैनिक जीवन में हम सभी के, वनस्पतियों के कितना अधिक महत्व होता है। सबसे पहले जो प्राकृतिक स्रोत ऑक्सीजन का है उस पर हम लोग नज़र डालते हैं। हम लोगों ने प्रकाश संश्लेषण की एक प्रक्रिया का नाम सुना है। जो वनस्पतियाँ होती हैं हरे रंग की, उनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है। वो वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके, जड़ों से पानी को अवशोषित करके, कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ ऑक्सीजन का निर्माण करती हैं। तो जो ऑक्सीजन का जो नेचुरल स्रोत है ये यही होता है। प्रयोगशाला में हम लोग कैसे बनाएंगे? प्रयोगशाला में पोटेशियम क्लोराइड को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है। यहाँ पर MnO2 उत्प्रेरक का कार्य करता है। अगर हम बिना MnO2 के भी इसको पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करेंगे तब भी ऑक्सीजन उत्पन्न होगी, लेकिन उसके लिए अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। MnO2 की उपस्थिति में शीघ्रता से ऑक्सीजन प्राप्त होने लगती है। अब हम ऑक्सीजन के प्राप्त करने की कुछ अन्य विधियों पर नज़र डालते हैं। इसमें देखें आप, यहाँ पर मैंने 3 इक्वेशंस ले रखे हैं। इक्वेशंस बहुत ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन जो एग्जामिनेशन के लिए भी महत्वपूर्ण है, मैंने उन इक्वेशंस को सेलेक्ट किया है। H2O2 यानी पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये भी अपघटित होकर के ऑक्सीजन उत्पन्न करता है। KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पर पोटेशियम मैंगनेट MnO2 के साथ में ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। साथ ही साथ पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसको भी गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है। ये दोनों KMnO4 और K2Cr2O7, ये दोनों हमारे पाठ्यक्रम में भी हैं डी ब्लॉक में, तो वहाँ पर भी दोनों इक्वेशंस हमारे लिए काम आएंगी। अब अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, औद्योगिक निर्माण। अगर हमको बड़े पैमाने पर, लार्ज स्केल पर ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करना है तो कैसे करेंगे? हम लोग पहले से जानते हैं कि इस वायुमंडल में लगभग 21% ऑक्सीजन उपस्थित है। वही हमारा मुख्य स्रोत है, वहीं से हम ऑक्सीजन को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं वायुमंडल में जो गैसें उपस्थित होती हैं उसमें नाइट्रोजन का 78% हिस्सा होता है और भी कई गैसें उस पर उपस्थित हैं। तो वहाँ से हम उसको कैसे अलग करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे, इस पर हम ध्यान देते हैं। वायु का प्रभावी आसवन करने पर जो वायु का बड़ा हिस्सा नाइट्रोजन गैस का है वो 77 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर द्रवित हो जाती है। इस गैस को द्रवित करके अलग कर लेते हैं। द्रवित करने के बाद जो वहाँ पर गैस शेष बचती है उसमें ऑक्सीजन होगी। उसको हम, इस ऑक्सीजन गैस को, जो लोहे के बेलनाकार सिलेंडर होते हैं उनमें स्टोर कर लेते हैं, उसमें एकत्रित कर लेते हैं। अब इसके निर्माण के बाद में हम लोग ऑक्सीजन के प्रॉपर्टीज पर आते हैं। देखिए, ऑक्सीजन रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस होती है और ये गैस जल में
घुलनशील है, विलेय है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात एक और आपको समझना है, कल भी मैंने आपको बताया था असामान्य व्यवहार में, जो ऑक्सीजन होती है वह अन्य चुंबकीय गुण प्रदर्शित करती है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ये कल भी मैंने इसका जिक्र किया था कि आणविक कक्षक सिद्धांत से ही हम लोग प्रूव कर पाते हैं कि ऑक्सीजन में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण ये अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। ऑक्सीजन गैस स्वयं जलती तो नहीं है, लेकिन ये जलने में सहायक है। जब तक ऑक्सीजन नहीं होगी कोई चीज नहीं जल सकती है। अब कुछ और रिएक्शंस हम लोग देखते हैं। देखिए, धातुएं और अधातुएं प्रायः ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके उनके ऑक्साइड्स बनाती हैं। अब यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को ले लेते हैं। हमने उन्हीं रिएक्शंस का फिर से चुनाव किया है जो हमको समय समय पर कहीं पर हमने उनका प्रयोग किया है कि हमारे लिए वो इम्पॉर्टेंट है। देखें, H2 हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस इलेक्ट्रिक स्पार्क के बाद में जल का निर्माण करती हैं। N2 O2 ये भी इलेक्ट्रिक स्पार्क से नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनाती हैं। ये कल मैंने बताया था आपको कि ये बर्कलेट आइड द्वारा जो हम नाइट्रिक एसिड बनाते हैं उसमें इस रिएक्शन का प्रयोग होता है। इसके अतिरिक्त अमोनिया का हम जब ऑक्सीकरण करते हैं प्लेटिनम की उपस्थिति में तब नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनती है। इसका भी प्रयोग हम लोगों ने कल किया था नाइट्रिक एसिड के बनाने में, तो पोस्ट वाल्विक थी। अब यहाँ देखिए HCl के साथ हमने रिएक्शन किया है 4HCl + O2, कैटलिस्ट यहाँ पर Q+ क्लोराइड है और H2O के साथ में क्लोरीन गैस का निर्माण हो रहा है। इसका भी अगले हम चैप्टर में प्रयोग करेंगे। जब डीकन विधि द्वारा क्लोरीन का निर्माण करेंगे वहां पर इसी समीकरण का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो हमने जितने भी यहाँ इक्वेशंस का प्रयोग किया है वो पीछे कहीं हम उसका प्रयोग कर चुके हैं, या ऐसा कह लीजिए उनका इम्पोर्टेंस, उनका महत्व है वो कहीं न कहीं पर प्रयोग किया नहीं है। अब हम कुछ लवण ऐसे सेलेक्ट करते हैं जिसमें ऑक्सीजन के ऑक्सीकारक गुण का हमको पता चले। यहाँ देखिए, अक्सर क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, क्या होता है जब फेरस सल्फेट के जलीय विलयन में कुछ प्रवाहित करते हैं तो फेरिक सल्फेट बनता है, या ऐसे कह देते हैं कि फेरस सल्फेट से फेरिक सल्फेट बनाइए, स्टेरस क्लोराइड से स्टेनिक क्लोराइड बनाइए। या तो यौगिक परिवर्तन में पूछ लेते हैं या कह देते हैं कि इसमें इसके जलीय विलयन में ऑक्सीजन प्रवाहित किया गया तो क्या होगा, या कह दिया HCl के जलीय विलयन में SnCl2 के जलीय विलयन में ऑक्सीजन प्रवाहित करते हैं तो क्या होगा। तो आप देखिए, फेरस सल्फेट जिसमें इसकी +2 ऑक्सीकरण अवस्था होती है, अम्लीय माध्यम में यानी H2SO4 की उपस्थिति में ऑक्सीजन इसको फेरिक सल्फेट में बदल देता है। देखिए, फेरिक सल्फेट में उसकी ऑक्सीकरण अवस्था +3 है, इसका ऑक्सीकरण कर दिया। इसी तरीके से आप स्टेनस क्लोराइड में देखेंगे तो Sn की यहाँ पर +2 ऑक्सीकरण अवस्था है, और जब स्टेनिक क्लोराइड बन जाएगा तो यहाँ पर इसकी +4 ऑक्सीकरण अवस्था हो जाती है। इस प्रकार से इसका ऑक्सीकरण हो गया। ये इसका ऑक्सीकरण गुण यहाँ से प्रदर्शित हो रहा है। एक बात और यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर फेरस सल्फेट के साथ में हमने H2SO4 अम्ल का चुनाव किया है, SnCl2 के साथ में HCl का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का चुनाव किया है। इसलिए ऐसा किया है क्योंकि यहाँ पर सल्फेट्स की संख्या हमें बढ़ानी है, तो यहाँ पर H2SO4 लिया। ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पर HCl ले लें, यहाँ पर हमें इसमें Cl परमाणुओं की संख्या बढ़ानी है, तो हमने यहाँ पर जो एसिड का चुनाव किया है वो HCl ले लिया, जिससे Cl की संख्या वहां पर बढ़ जाए। यद्यपि हम दोनों हैं, लेकिन जो माध्यम का चुनाव करेंगे तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि ऑक्सीकरण के बाद में कौन कौन सी उसमें जो पार्ट है उनकी संख्या को बढ़ाना है। अब इसके ऑक्सीकारक गुण के बाद में हम इसके इम्पोर्टेंस, इसके उपयोग पर आ जाते हैं।
वैसे तो ये प्राणवायु है, इसका बहुत ही ज़्यादा उपयोग है, पहले मैंने आपको प्रारंभ में ही बता रखा है। इसके उपयोग में सबसे पहले यही उपयोग होगा कि ये श्वसन के लिए आवश्यक है, चाहे वनस्पतियाँ हो या जंतु हो, ऑक्सीकारक हो। अभी मैंने ऑक्सीकारक इसके गुण की चर्चा की। दहन, जलाने में वायु का यानी ऑक्सीजन का इम्पोर्टेंस होता है, बिना उसके कोई चीज़ नहीं जल सकती है। इसे दहन में ऊर्जा, जो शरीर में या जंतुओं के या वनस्पतियों में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, वह ऑक्सीजन के साथ में जो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है, या सिंपल कह सकते हैं जो हम लोग भोजन में कोई चीज़ खाते हैं, जो बॉडी के अंदर जो खाद्य पदार्थ जाते हैं, उसका वायु यानी ऑक्सीजन जो उपस्थित होती है वो ऑक्सीकरण कर देती है। ऑक्सीकरण के बाद में ही हमको शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑक्सीएसिटिलीन, एसिटिलीन और ऑक्सीजन का मिश्रण जो होता है वो धातुओं को काटने में या जोड़ने में, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा बिल्डिंग करते समय जो गैस से बिल्डिंग करते हैं उसमें एसिटिलीन और ऑक्सीजन का जो मिश्रण होता है वो उसको धातु काटने के भी काम आता है और फिर जोड़ने के भी काम आता है। लिक्विड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और लिक्विड हाइड्रोजन ये रॉकेट में नोदक के रूप में वहाँ उसमें प्रयोग किया जाता है। नोदक में जैसे कोई सैटेलाइट होता है, तो रॉकेट होता है, उसको जो पीछे से पुश करता है, धक्का देता है, तो वो एक मशीन है। उसमें जो ईंधन का प्रयोग होता है उसमें लिक्विड ऑक्सीजन उसी साथ में उसमें प्रयुक्त होती है। इस प्रकार से इसके इम्पोर्टेंस हो जाते हैं। और इसके बाद में ऑक्सीजन के बाद में ऑक्सीजन का तो दूसरा यौगिक ओजोन है, उसका हम लोग अगले उसमें चर्चा करते हैं। अब इसमें हम लोग अगले टॉपिक पे पहुंचते हैं, ओजोन, O3। ओजोन मीन्स मैं सूंघता हूँ। असल में जो ओजोन होती है इसकी हल्की सी गंध आती रहती है। इसका अगर आपको एहसास करना है, नाम क्यों पड़ा है, तो जहाँ पर धातुओं की बिल्डिंग होती है वहाँ आप कुछ क्षण के लिए रुक जाएं तो आपको लगेगा कि वहाँ पर कोई विशेष प्रकार की गंध आपको महसूस हो रही है। तो जहाँ बिजली की बिल्डिंग होती है उन जगहों पर जो इलेक्ट्रिक स्पार्क होता है, तो वहाँ पर ऑक्सीजन इलेक्ट्रिक स्पार्क की उपस्थिति में वो ओजोन में बदल जाती है, तो वही हल्की हल्की वहाँ पर गंध आती रहती है, इसीलिए इसका नाम ओजोन पड़ गया है। ओजोन मीन्स मैं सूंघता हूँ। तो जहाँ धातुओं की बिल्डिंग हो रही होती वहाँ प्रकृति में ओजोन आपको मिल जाएगी। और आपने बहुत एक फेमस नाम सुना होगा, ओजोन परत। तो जो धरती से, पृथ्वी से करीब 20-30 किलोमीटर ऊपर जो लेयर है वहाँ पर ओजोन की परत होती है। ओजोन की परत वहाँ पर आप जानते हैं बरसात के समय में खूब बिजली कड़कती हुई आपको पता चलती है, महसूस होती है। तो ऊपरी हिस्से में वहाँ पर जो बिजली की वो कड़क होती है, उसी समय ऑक्सीजन रिएक्शन करके ओजोन में बदलती जाती है। तो ये प्रकृति में वायुमंडल में इस तरीके से ओजोन उपस्थित होती है। अब इसकी हम प्रिपरेशन की बात करते हैं, कैसे बनाएंगे प्रयोगशाला में। प्रयोगशाला में बनाने के लिए इसके लिए ओजोनाइजर शब्द पड़ा हुआ है, जिस विशेष यंत्र में ओजोन को बनाया जाता है। ओजोनाइजर हमारे पास 3 प्रकार के ओजोनाइजर होंगे, सीमेंस ओजोनाइजर, ब्रॉडी ओजोनाइजर, सीमेंस हल्स के ओजोनाइजर। उनमें से कोई भी हम प्रयुक्त कर सकते हैं। सबसे जो सरल है वो सीमेंस ओजोनाइजर है, जिसका हमने चित्र बना रखा है, आपके लिए बनाने में आसानी रहेगी। लेकिन तीनों में जो प्रक्रिया है, सिद्धांत है, वो सबका एक जैसा है। अब हम लोग सिद्धांत पर आते हैं। सिद्धांत में हम लोग किस रिएक्शन से बनाते हैं उसका इसमें वर्णन किया जाता है। तो देखिए, जो वायु होती है जब हम प्रयोगशाला में बनाएंगे तो उसके लिए शुष्क ऑक्सीजन का चुनाव करते हैं और न्यूरो विद्युत विसर्जन, मतलब साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, बिल्कुल शांत होना चाहिए। शांत क्यों करते हैं, इसका भी एक महत्वपूर्ण इसमें जानकारी हमको करना है। अगर आपने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में टेम्परेचर बढ़ा दिया तो जो ओजोन होती है वो अपघटित हो जाती है, इसलिए बिल्कुल शांत विद्युत विसर्जन करते हैं, इसमें वहाँ टेम्परेचर ना बढ़ने पाए। और जब ओजोन का निर्माण होता है ऑक्सीजन से, तो ये
देखिए यहाँ पर डेल्टा H प्लस लिखा हुआ मीन्स ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ऊष्माशोषी है, अर्थात ऑक्सीजन से ओजोन में बदलने के लिए टेम्परेचर की जरूरत है, लेकिन इस तरीके से उसको कंट्रोल रखेंगे कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ना होने पाए जिससे बनी हुई ओजोन अपघटित हो जाए। अब उस पे चित्र पर देखिए, ये संकेंद्री कांच की नली होती है जिसमें देखिए यू आकार की आपको नजर आ रही होगी। इसमें इस हिस्से से शुष्क ऑक्सीजन को प्रवाहित करते हैं और ऊपर इस नली के ऊपर नीचे देखिए दोनों साइड में, अंदर की साइड में और दोनों ऊपर की साइड में टिन की फॉइल उनकी परत लगी हुई, पन्नी लगी हुई है, पत्ती लगी हुई है और इसको प्रेरण कुंडली से जोड़ दिया गया है। जब शुष्क ऑक्सीजन इधर से प्रवाहित करेंगे और साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, अभी मैंने बताया था इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ऐसे करेंगे कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ने ना पाए, अन्यथा क्या होगा, ओजोन अपघटित हो जाएगी। तो जब इसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करते हैं तो इसमें ओजोनीकृत ऑक्सीजन करीब 15% प्राप्त होती है, मतलब इसमें जो ओजोन बनेगी उसमें ऑक्सीजन मिक्स होता है, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया है ओजोनीकृत ऑक्सीजन। तीनों विधियों में लगभग इसी तरीके से ओजोन का निर्माण होता है। किसी भी आप एक चित्र का चुनाव कर सकते हैं, उसका वर्णन करते हुए उसका निर्माण करेंगे। अब हम लोग उनके गुण पर आते हैं। जो ओजोन है ये विषैली गैस है, बहुत ज़्यादा देर तक इसको हम सूंघ नहीं सकते हैं, इसका शोषण नहीं कर सकते हैं। मछली जैसी इसमें गंध आती है, जल में विलेय है और अगर इसको द्रवित किया जाता है तो ये हल्के रंग का द्रव दिखाई पड़ता है। ओजोन की भी रिएक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसमें आप देखेंगे ओजोन ऑक्सीकरण अपचायक दोनों को प्रदर्शित करता है। अगर आपको याद हो 11th में ही मैंने आपको पहले H2O2 पढ़ाते समय बताया था कि ऑक्सीकारक गुण भी है और अपचायक गुण भी होता है। सबसे पहले ताप का प्रभाव देखते हैं, जो अभी आपको बता चुके हैं। ओजोन गर्म करने पर या टेम्परेचर बढ़ जाने पर उसमें ऑक्सीजन में विभक्त हो जाती है। ऑक्सीकारक गुण, ओजोन अपघटित होकर के देखिए नवजात ऑक्सीजन देती है, यही नवजात ऑक्सीजन ऑक्सीकारक का काम करता है या ऑक्सीकरण के लिए जिम्मेदार होता है। इसमें देखिए अब हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, ऐसे एग्जाम्पल्स लिए हैं जो बहुत ही प्रयुक्त होते हैं। अभी नाइट्रिक एसिड में भी इसमें से कई एग्जाम्पल्स को हमने चुना था। लेड सल्फाइड, ये ब्लैक कलर का होता है, ओजोन से रिएक्शन करके ओजोन इसका ऑक्सीकरण करके PbSO4, ये व्हाइट कलर का PbSO4 बना देता है। अभी आप देखें यहाँ पर PbS में ऑक्सीजन नहीं है और PbSO4 में 4 ऑक्सीजन है, मतलब इसने ऑक्सीजन को ग्रहण कर लिया है, तो PbS का ऑक्सीकरण हो गया और O3 क्या है, ये ऑक्सीकारक हो गया। जो ऑक्सीकारक होता है उसका स्वयं का अपचयन होता है, तो O3 O2 में अपचयित हो गई। अब आप देखिए H2S ओजोन के साथ देखिए पानी बना रहा और सल्फर बन के ये कोलाइडल सल्फर बनता है। जहां कहीं भी H2S का आप ऑक्सीकरण देखेंगे सल्फर में बदल जाता है तो वो कोलाइडल सल्फर पीले रंग का प्राप्त होता है। KI का आयोडीन में ऑक्सीकरण हो जाता है। अब जब KI का ऑक्सीकरण आपको समझना है तो आप देखें KI में यहाँ पर I की -1 ऑक्सीकरण संख्या होगी और यहाँ पर देखिए 0 होगी, तो आप देखें -1 से 0 यानी इसकी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही, इसकी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही होती, उसका ऑक्सीकरण हुआ और अभी मैंने O3 का बताया उसका अपचयन हो गया क्योंकि वो ऑक्सीकारक है। आप सिंपल समझना चाहें तो इसने एक ऑक्सीजन का त्याग कर दिया इसलिए इसका अपचयन हो गया। अब आप देखें फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट फेरिक सल्फेट में बदल जाएगा। अभी पिछले आपको उसमें ऑक्सीजन के ऑक्सीकारक गुण में मैंने बताया था आपको कि फेरस सल्फेट +2 ऑक्सीकरण अवस्था है H2SO4 की उपस्थिति में, देखिए फेरिक सल्फेट में बदल गया +3 और ओजोन O2 में बदल गया, इसका अपचयन हो गया। पोटेशियम फेरोसाइनाइड, यहाँ पोटेशियम फेरोसाइनाइड में देखेंगे तो इसमें फेरस की +2 ऑक्सीकरण अवस्था है पोटेशियम फेरोसाइनाइड में। ओजोन के द्वारा ऑक्सीकृत होने पर
अब देखिए पोटेशियम K3 बन गया है। अब यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो आपने 11th में निकाला भी है, तो आप पाएंगे Fe के ऊपर +3 ऑक्सीकरण अवस्था, यानी इसका +3 आवेश आता है। तो इसमें फिर +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है, यहाँ +3 ऑक्सीकरण अवस्था में है। तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड से पोटेशियम फेरीसाइनाइड में ऑक्सीकरण हो गया और ओजोन O3 से O2 में बदल गया है। ये ऑक्सीकारक है तो इसका अपचयन हो गया। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जब ऑक्सीजन इसमें से O3 से एक निकल गया है तो उसका अपचयन हो गया है। अभी आपको ऑक्सीकारक गुण के बारे में आपको हमने समझाया। अब हम लोग अपचायक गुण के ऊपर आते हैं। देखिए ओजोन एक तरफ ऑक्सीजन देने की क्षमता रखता है, दूसरी तरफ उसमें नवजात ऑक्सीजन को ग्रहण करने की भी प्रवृत्ति होती है। क्योंकि वो नवजात ऑक्सीजन को ग्रहण भी कर लेता है, इसलिए ये अपचायक गुण भी प्रदर्शित करता है। इसमें आप देखें, जो पेरोक्साइड्स का मैंने एग्जाम्पल लिया है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड, बेरियम पेरोक्साइड, इनका किस प्रकार से ऑक्सीकरण होगा, इसका अपचायक गुण कैसे होगा, आप जरा इसको देखें। देखिए ओजोन अपचायक गुण प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए इसका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। क्यों? इसने एक ऑक्सीजन को ग्रहण कर लिया, 3 से 4 हो गया। अब आप देखिए, आपको 11th से ही याद होगा, जब हमने वहां पर ऑक्सीकरण नंबर निकालना सीखा था, तो H2O2 में ऑक्सीजन का कितना होता है, -1, और ये कितना हो गया, -2। इसका मतलब इसकी ऑक्सीकरण संख्या कम हो गई। ऑक्सीकरण कम हो जाने का मतलब होता है इसका अपचयन हुआ। तो H2O2 का अपचयन हो गया और ऑक्सीजन का क्या हो गया, इसका ऑक्सीकरण हो गया। जो ऑक्सीकरण वाले में हमने जो एग्जाम्पल दिए थे, उसमें आपने देखा था जो यहाँ पर ओजोन के साथ कोई भी चीज ले रहे थे उसका ऑक्सीकरण हो रहा था, अर्थात उसका ऑक्सीकरण नंबर बढ़ रहा था, और यहाँ पर उसका अपोजिट हो रहा है, इसका ऑक्सीकरण नंबर घट रहा है। सोडियम पेरोक्साइड, उसमें भी सेम वही है, -1 यहाँ, -2 यहाँ होगा, इसमें -1 और -2। अब इसका एक और इम्पॉर्टेंट गुण देखते हैं, विरंजक गुण। विरंजक गुण का मतलब होता है किसी रंगीन पदार्थ का रंग उड़ा देना या उसे रंगहीन कर देना, इसको विरंजक गुण कहते हैं। ओजोन का जो विरंजक गुण होता है, ये उसके ऑक्सीकारक गुण के कारण पाया जाता है। यह ऑक्सीकारक गुण के कारण ओजोन किसी रंगीन पदार्थ को रंगहीन करने की क्षमता रखता है। इसमें आप देखें, पहले वही ऑक्सीकारक गुण वाली रिएक्शन हम लेते हैं। ओजोन O2 और नवजात ऑक्सीजन देता है। यही नवजात ऑक्सीजन रंगीन पदार्थ के साथ क्रिया करके या रंगीन पदार्थ को रंगहीन पदार्थ में बदल देती है। इसके बाद में ओजोनाइड बनाना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जितने भी कार्बनिक पदार्थ होंगे उसमें आप पाएंगे जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, द्विबंध और त्रिबंध वाले होते हैं, वो सभी ओजोन के साथ योगात्मक क्रिया देते हैं और ओजोनाइड बनाते हैं। तो इसमें आप देखें, जितने डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगी उतने ही ओजोनाइड, मोनो ओजोनाइड, डाई, ट्राई, इस तरीके से बनाते हैं। आपको याद होगा ये बेंजीन में 11th क्लास में आपको पढ़ाया गया था, तो बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड होते थे, वो ट्राई ओजोनाइड बनाता था। यहाँ इसमें एक ही है, तो ये मोनो ओजोनाइड बनाएगा। अब हम इसकी उपयोग पर आते हैं। इसके उपयोग में ये ऑक्सीकारक गुण का प्रदर्शन होता है, विरंजक गुण है। चूंकि इसमें ऑक्सीकारक गुण होता है, इसलिए उसी गुण के कारण ये कीटाणुनाशक का भी काम करता है। अभी मैंने बताया ओजोनाइड में कि ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की संख्या पता लगाने में भी काम करता है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की संख्या पता चल जाने से ही कार्बनिक यौगिकों की संरचना की जानकारी करने में हमको इसको प्रयोग करते हैं। आपको बेंजीन में याद होगा कि उसमें सिद्ध करते थे, कैसे सिद्ध करेंगे कि बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड एकांतर क्रम में लगे हुए हैं, तो ओजोनाइड बना करके ही हम उसको सिद्ध करते थे। वायुमंडल का शोधन करने में, जब ऑक्सीजन वायुमंडल में उसमें कोई उसमें
जो वायु होती है वो दूषित हो जाती है, तो उसका शोधन करने के लिए हम लोग ओजोन का प्रयोग करते हैं। तो उसमें से जर्म्स को वो मार देती है, जैसे नेमागर है, खाने होती हैं, भूमिगत कोई चीज़ें बनी हुई हैं, बिल्डिंग्स हैं, तो वहाँ पर जो वायु धीरे धीरे दूषित हो जाती है, उसका शोधन करने के लिए, उसमें से जर्म्स को समाप्त करने के लिए ओजोन का प्रयोग करते हैं। अब हम एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर आते हैं। प्रारंभ में मैंने बताया था ओजोन परत। तो ओजोन परत जो होती है वो ऊपर से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है, जो यहाँ पर जो धरती के ऊपर जो भी लोग रहते हैं उनमें स्किन, त्वचा का जो कैंसर है उसको रोकती है। इसमें ओजोन परत का ये महत्वपूर्ण योगदान होता है। ओजोन परत का जो क्षय होता है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स या नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण होता है। अब हम लोग अगले टॉपिक में सल्फर के ऊपर आते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम सल्फर के अपर रूप के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। अपर रूप के पहले मैं बहुत ही संक्षेप में बता दूं इसके स्रोत क्या हैं। प्रकृति में जहाँ ज्वालामुखी उत्पन्न होती वहाँ सूक्ष्म मात्रा में पाई जाती है। बाकी जो सल्फाइड और सल्फेट खनिज होते हैं उसमें आपको ये पाया जाता है। सल्फर के जो अपर रूप है, रोम्बिक या अल्फा सल्फर, ये ठोस पीला होता है। मोनोक्लोनिक या बीटा सल्फर, ये सुई के क्रिस्टल के आकार का होता, पीला होता है। कोलाइडी सल्फर, ये भी पीले रंग का होता है, ये कोलाइडी रूप में होता है। प्लास्टिक या गामा सल्फर, ये रबर जैसा होता, मतलब स्पंजी होता है। अक्रिस्टली सल्फर, इसको मिल्क ऑफ शुगर, सल्फर का दुग्ध भी कहते हैं। एंजल सल्फर, इसका देखिए S6 संरचना होती है, S6 अणु होता है। बाकी जितने शब्द आप देख रहे हैं S8 होते हैं। पहले दिन में मैंने बताया था इंट्रोडक्टरी पार्ट में कि सल्फर S8 होता है, S8। और एंजल सल्फर S6 होता है। अभी संरचना नीचे बताएंगे। चेयर जैसी, कुर्सी जैसी होती है। अगर सल्फर वाष्प अवस्था में होती है तब H2 रूप में पाई जाती है और ऑक्सीजन जैसी अनुचुंबकीय होती है। इसमें देखिए जो S8 होते हैं वो क्राउन जैसा, मुकुट जैसा इसकी संरचना होती है। इसमें 8 इस तरीके से संरचना में जुड़े होते हैं। और जो S6 होता है वो कुर्सी जैसा इस तरीके से 6 उसमें सल्फर के परमाणु जुड़े रहते हैं, S6 और S8। अब अंत में हम सल्फर के कुछ उपयोग बता देते हैं आपको। देखें आप, जो सल्फर है, सल्फर दवाओं के रूप में इस्तेमाल होता है, फफूंदीनाशक भी होता है, कीटनाशक भी होता है, और पटाखे और माचिस में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से सल्फर के अपर रूप और उसकी जो सामान्य जानकारी है यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग इसके आगे जो सल्फर के यौगिक है उनका अध्ययन करेंगे।